अब तक जो मिसमैनेजमेंट माशाल्लाह से वो कर चुका है, तो एशिया कप बेचारे का तो कसूर ही नहीं है, वो तो किसी खाते में ही नहीं आता। जैसे करनी वैसे भरनी। हाँ, ये तो कुदरत का एक लॉ है, कुदरत का निज़ाम है। अब और गन हमको नहीं चाहिए, इतना गंद हो गया, इतना गंद काफ़ी है। इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस देखने को मिलेंगे। अब देख लो बेटा, एक भी जिसके पास पैसा है वो ब्लैक में टिकट खरीदे, महंगी फ्लाइट्स बुक कराए, महंगे होटलों में रहे। हमारा जो मीडिया है वो खास तौर पर आपको देखा, खेल के रिपोर्टर होंगे, वो खेल के अलावा हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। वीक ऑफ में हरकत की थी ना, मुझे आज तक उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सोच रहा हूँ कि विराट कोहली अगर 193 पे आउट होता, फायर तो बैन होता, वो प्लेयर भी बैन होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा, यहाँ पे सलमान आगा आ गया। आगा द रिवर स्वीप सलमान। उर्दू में बोले तो तुर्रा इम्तियाज है इनका। बाबर के ट्वीट के बाद इनकी भी दुनिया बदल गई। वो हैंडशेक की बात बदली थी, अगर आपको याद हो। बाबर की उजड़ गई थी, इनकी बदल गई थी। फिर तो किंग एंड प्रिंस की ही जोड़ी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये टीम खिलाएंगे, ये वर्ल्ड कप जीतेगी। और जब ये वर्ल्ड कप खेलते हैं, जिस टीम में नफरत थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। क्यों? ये हारते ही नहीं थे। बेन द शाहिद आफरीदी स्टोक्स, फकल मौलवी साहब के ओनू जजदा भी थे। ये बंदा भी, इसको भी जहाँ खिला लो एजन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या खा के आते हैं ये गोरे। यार बाबर और कोहली देखने के बाद तो हमें बहुत ही बुरे लग रही है। ये आगे पाकिस्तान की कमजोर कड़ी, ये आपको स्टैट्स में ही नजर आ रहा है। स्टैट्स में कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। नॉट द बाबर किलर, वो सबको ही तंग करता है। पहला खिलाड़ी है जिसका 8वां बर्थडे भी नहीं हुआ और वर्ल्ड कप खेलेगा। 51 का एवरेज। ओ भाई, इतना घट गया एवरेज। ये जो है ना, इसका एवरेज जो है ना, खाना खराब किया पाकिस्तानियों ने। लेफ्ट आर्म बॉलर है, तेज है, आगे आप खुद समझ जाए, और स्विंग भी है। रोहित शर्मा तू गए। इंडिया वाले खुद ये बात महसूस करेंगे कि वो आईपीएल पर में बैन लगाकर पाकिस्तानियों पे क्या हासिल कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये इंडिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक तो ये पहली बार ये अकेला होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और अकेले होस्ट करने की वजह से वो जो पहले आधा लोड जो है दूसरे मुल्कों पे आता था, कभी पाकिस्तान 87 में पाकिस्तान के साथ किया, 2011 में बांग्लादेश श्रीलंका के साथ किया, और बांग्लादेश के साथ किया शायद 2011 में। पाकिस्तान था लेकिन हम बैन हो चुके थे, तो पाकिस्तान श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश थे। फिर 1996 वाला 1996 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ थे, श्रीलंका तो इन तीनों ने मिलके किया। अब पहली बार इंडिया करेगा अकेला, और अब तक जो मिसमैनेजमेंट माशाल्लाह से वो कर चुका है, तो एशिया कप बेचारे का तो कसूर ही नहीं है, वो तो किसी खाते में ही नहीं आता। हाँ, वर्ल्ड कप पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इंडिया इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इतना बड़ा वर्ल्ड कप करने के लिए। एक तो मैं ये समझता हूँ उसकी वजह ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज होते हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ मैचेस रीशेड्यूल भी हुए हैं। वो उन चक्रों में ही हुए हैं कि कहीं कोई इवेंट है, कहीं कोई इवेंट है, उस चक्कर में रीशेड्यूल हुए। उसमें हम और इंग्लैंड सबसे ज़्यादा फंसे, हम दोनों के सबसे ज़्यादा मैचेस किए तो वो सारे के सारे त्यौहार जो है ना, वो पाकिस्तान के मैचेस वाले दिन ही थे। और लोकल हॉलीडे लोकल भी होती है ना, जिस शहर में मैच है उस जगह पे कोई लोकल त्यौहार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पुलिस कह रही है भाई हम तो नहीं कर सकते मैनेज दोनों को एक साथ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, एक तो जैसे हिंदुज़म में जिस तरह से सेलिब्रेट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसेज रोड पे आया हुआ होता है। तो ऑब्वियसली बात है, फोर्सेस वो देखेंगी या दूसरी जगह देखेंगी, तो इंडिया के लिए मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होने वाला है वर्ल्ड कप। क्योंकि देखें, जैसे करनी वैसे भरनी। ये तो कुदरत का एक लॉ है, कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। ये लॉ है एक यूनिवर्स का कि भाई जिस तरह आप करोगे, किसी को सताओगे, तो फिर आपके साथ भी रहो, आपके साथ भी वो रिपीट होगा। तो देखते हैं, होप सो। अभी तक तो मैनेजमेंट हो चुकी है इंडिया की तरफ से। अब वो तो देखें ना ज़रा। एक तो ये है कि वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान 100 दिन पहले हो जाना चाहिए फाइनल। बिल्कुल, इन्होंने 57 डेज पहले किए फाइनल। लटकाते रहे, तब करेंगे, अब करेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद करेंगे, उस मौके पे करेंगे, बाद में करेंगे। उनको लग रहा था इंडिया जीतेगा तो ज़रा फेस्टिविटी होगी, मज़ा आएगा, लेकिन वो नहीं किया। 57 डेज जब रह गए ना, अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि टिकट भी डिले हो गए, इसका मतलब है होटल बुकिंग्स भी डिले हो गई, ठीक है। और जिन लोगों को वीज़ा अप्रूवल्स थे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे मुल्क है जहाँ पे इंडिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको काफ़ी दिन चाहिए होता है, प्रोसेस लंबा है, बहुत मुश्किल होता है। वो लोग लटक गए सारे। फिर ये किया कि मैच के दिन बदल दिए, उससे तो और बेड़ा गर्क हो गया ना। यानी कि एक पाकिस्तानी अगर वो चाहता है कि उसको फला जगह का और ये वो इधर के वीज़े मिले और वो आए जाए, तो वो नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं, अभी भी कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था कि हम एक मरतबा फिर तब्दील करेंगे, लेकिन वो ऊपर से फिर क्या कुछ आ गई सख्ती कि नहीं अब किसी मैच का शेड्यूल जो है ना वो चेंज नहीं होगा। ख़ासतौर पर वो जो किसी शहर की पुलिस ने कहा था कि 2 मैचेस बहुत करीब हैं। कलकत्ता की पुलिस ने कहा था कि 2 मैचेस बहुत करीब हैं, शायद पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था और किसी का मैच है, तो हम 2 मैचेस दो मुसलसल दिन 2 मैचेस हैं, हम नहीं करवा सकेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब मज़ीद, अब और गंद हमको नहीं चाहिए, इतना गंद हो गया, इतना गंद काफ़ी है।
तो आपने 20% मैचेस रीशेड्यूल कर दिए और वो ऐलान के बाद। शेड्यूल हुए हैं उसकी वजह से दूसरे मैचेस भी अब डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आपका ग्राउंड उस तरह प्रिपेयर ही नहीं होगा। बिल्कुल एक दिन आपका मैच है, उसी अगले दिन उसी ग्राउंड में मैच है। तो क्योंकि T20 तो है नहीं कि यार चलो आप इस तरह करा दो कि ODI है, 10 चीज़ें होती हैं, फिर अकोमोडेशंस का सीन है। तो इन्होंने जो रीस्केड्यूल किया ये ऑब्वियसली इनके ही बैक पे आएगा क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग की जाती है एक वर्ल्ड कप की, हमने देखा है जितने वर्ल्ड कप के शेड्यूल अनाउंस होते हैं हार्डली कोई कैंसिल होता है या डिले हो जाता है, वो भी किसी टेक्निकल एरर्स की वजह से या किसी मुझे तरह की नहीं वजह याद, से, मैंने जितने बट वर्ल्ड कभी कप हुआ देखे नहीं है। जिस तरह से लास्ट टाइम सिर्फ एक मैच था जो अगले दिन आधा हुआ था क्योंकि बारिश हो गई थी, इट वाज सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, तो वो आधा मैच वो तो रिजर्व डे था हुआ था, वो तो रिजर्व डे था। हम्म। तो अब जिस तरह से वन ऑन जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं उनमें तो रिजर्व डे भी नहीं बचेंगे क्योंकि एक दिन अगर एक जगह मैच है तो अगले दिन ही उसी ग्राउंड में मैच है। जिस तरह आप बता रहे हैं, पुलिस भी मना कर रही है कि यार हम इस तरह नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हॉलीडेज भी बहुत ज़्यादा हैं, त्यौहार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आई डोंट नो ये वर्ल्ड कप कैसा देखने को मिलेगा क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे, खासतौर पे एशियन साइड्स बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार अब 3 महीने जैम पैक क्रिकेट देखने को मिलेगी, अच्छे क्रिकेट देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा, ये टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट। तो जितना हाइप अप हुआ था ना सब कुछ, वो सारा ऐसे हो गया। इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस देखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे। अब देख लो बेटा एक भी एक भी पूरा तो देखो। मुझे लग रहा है पूरा इस तरह होगा कि जिस तरह इंडिया ने इस बार बैटिंग की थी अब आगे पाकिस्तान बैटिंग करेगा। पता नहीं, हो सकता है अगली दफा भी बैटिंग खुद करके चले जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है बॉलर इस बार और जल्दी आउट कर दें। चले वो वीज़े वाले मामले तो चले, जिनके हो गए वीज़े, बिल्कुल, किसी को मिल गया वीज़ा, अब वो क्या करेगा? अब वो जो महंगे पैकेजेस हैं, टूर पैकेजेस, अब वो उनकी मार खा रहा है। कैसे? अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आई मीन नॉट जस्ट क्रिकेट स्टेडियम, अब तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। वो वहाँ पर टोटल जो गुंजाइश है शहर में, होटल के जितने कमरे हैं होटलों के, वो हैं 15,000, और लोग आने की जो तवक्को है वो है 30,000। ठीक है, वो ग्राउंड वो अलग बात है, लेकिन होटल की जो बाहर से आएंगे ये कैसे पूरे होंगे? इसका नतीजा ये निकला है कि अहमदाबाद में होटलों की कीमतें 20 गुना बढ़ गई हैं। वो होता है हर जगह, ठीक है ना, होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो लोग क्या करेंगे? अगर एक स्पेसिफिक 10,000 पे रेंट है तो 20,000 हो जाएगा। हाँ। लेकिन 20 टाइम्स तो नहीं हो सकता ना, तो वो ये तो ज्यादती है। फिर उसके नतीजे फ्लाइट्स का प्रॉब्लम, वो तो अब जितना डिले करेंगे फ्लाइट्स आपको उतनी महंगी मिलती जाएंगी। ठीक है ना, और फ्लाइट के नतीजे में दूसरा कि चार्टर फ्लाइट्स की कीमतें भी आसमान पे पहुंच गई हैं। ठीक है ना, तो अब इंडिया में वो जो क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप का मैच देखने वाला जो सीन है ना, कि यार मैंने वर्ल्ड कप का वो वाला मैच देखा हुआ है। यार वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था 96 में, तुमने कौन सा मैच देखा था? यार मैं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाले मैच में गया था, या फिर मैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाले मैच में गया था। वो कहानी ख़त्म हो गई है अब। बिल्कुल। अब ये है जिसके पास पैसा है वो ब्लैक में टिकट खरीदे, सारे टिकट बिक गए, फ़ौरन बिक गया, बिल्कुल हाथों हाथ। अब वो महंगे टिकट ले, महंगी फ़्लाइट्स बुक कराए, महंगे होटलों में रहे। तो इतनी मिसमैनेजमेंट के बाद, खिचड़ी पकने के बाद अब वर्ल्ड कप कैसा होगा? अभी तक जो वर्ल्ड कप, पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। ख़ासतौर पर 2007 में तो सबक सीखा है वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप के बाद ICC ने। खैर उनकी किस्मत थी कि बहुत बुरा हुआ वर्ल्ड कप, इंडिया और पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गए, दिलचस्पी ख़त्म हो गई लोगों की वर्ल्ड कप के अंदर। फिर फाइनल जिस तरह का हुआ, जो हरकतें फाइनल में इन लोगों ने की कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत का जश्न मना लिया, उसके बाद करें नहीं मैच तो भी ख़त्म ही नहीं हुआ, मैच तो भी होगा। अंधेरे में फिर बॉलिंग करा रहे हैं, ना बैट्समैन को ना फील्डर को, किसी को बॉल नजर नहीं आ रही है। अलीम डार साहब पे 1 साल का शायद बैन भी लगा था उसके नतीजे में। तो उस तरह की मिसमैनेजमेंट तो खैर किस्मत की बात है, लेकिन ये अब हाथों से अपने तो कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस जो है ना लोगों का ख़राब हो रहा है, एक्सपीरियंस लोग, और अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी से ये सब हो रहा है। तो वर्ल्ड कप में मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट जो भी होगी, उससे हट के हमारी नज़रें तो इन चीज़ों में ज़रा कमी रहती हैं। हमारा जो मीडिया है वो ख़ास तौर पे आपको देखा होगा, खेल के रिपोर्टर होंगे, वो खेल के अलावा हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। खिलाड़ियों के दरमियान की लड़ाइयाँ, उनके मसाइल, कौन कप्तान बन रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किन के इख्तलाफ चल रहे हैं, हम इन चीज़ों से ज़रा दूर रहते हैं। हम देखते हैं सिर्फ उस खेल को। तो चलें, वर्ल्ड कप की मिस मैनेजमेंट है या मिस्टर मैनेजमेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड कप में कौन ऐसा होगा जो देखने के काबिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कुछ स्टैट्स निकाले, इसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, वो जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो टॉप 5 टीमें निकाली हैं ODI की। उसमें हम देखते हैं कि
बेहतरीन बैट्समैन कौन से हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, और ये भी कि वो कौन से हैं जिन्होंने अच्छी विकेटें ली हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नन अदर देन बाबर आजम। ओके, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। वो तो जब से खेल रहे हैं, जब से उनका डेब्यू हुआ ओडीआईज़ में ही इज़ डोमिनेटिंग। और अगर कुछ पिछले 4 साल के नंबर्स देख लें 2019 वाले वर्ल्ड कप के बाद से, तो सिर्फ 33 इनिंग्स खेली हैं, 2197 रन। क्या बात है। और उसमें हाईएस्ट 158 एवरेज। सर आप चेक करें, मतलब एवरेज इतना खतरनाक एवरेज। और अगर बाबर इसी एवरेज को आगे लेके चले, 70 का ऑलमोस्ट एवरेज है, अगर यही 70 रन अगर हमें आगे भी 9 इनिंग्स में देखने को मिल जाए वर्ल्ड कप वाली, तो फिर तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है ना, किसी ने नहीं सकता कि बस पाकिस्तान 2 महीने और ऐसा खेल ले। इमामुल हक ने कहा था कि 2 महीने ऐसी तरह बॉल करे, इस तरह की कुछ बात कही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनके वर्ड्स, बट यही कहा था कि हमारे बॉलर्स में चाहता हूँ इसी तरह 2 महीने बॉल करें। तो ऑलमोस्ट 70 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट 94 बहुत है, क्योंकि ओडीआईज़ के हिसाब से तो ये भी ज़्यादा है, वरना आपका 84, 81, 82 इस तरह देखने को मिलता है। और उसके बाद 9 सेंचुरीज, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। किसी की नहीं होंगी मेरे ख्याल में 9 सेंचुरियां, तो इस अरसे में मुझे तो याद नहीं पड़ता है, देखेंगे आगे पता चल जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा। ठीक है, और 13 50s, तो 13 50s और 9 सेंचुरीज हैं, तो उसका मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि कन्वर्जन कितना अच्छा है। जब भी वो 50 करते हैं उसके बाद कन्वर्ट करते हैं। दूसरा शायद कुछ लोगों को सरप्राइज भी लगे इस पे, दैट इज फखर जमान, जो कि सेकंड लीडिंग रन स्कोरर है। 31 इनिंग्स खेली हैं, 1413 रन है, और इसमें उनका भी हाईएस्ट स्कोर देख लें 193। मतलब फखर का बैट जब चलता है तो फिर हमें भी पता है वो लंबे रन 193 वही होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो डीकॉक ने हरकत की थी। डीकॉक ने हरकत की थी ना, मुझे आज तक उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं उसकी बड़ी वो करता था कि अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, और हमेशा जो उसने किया ना, मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलियन तो फील्ड क्यों नहीं दिया अंपायर ने आउट को, उसने टोटली डिसीव किया ना। डिसीव किया तो बिल्कुल ऐसा ही है उसको बैट्समैन को, के बैट्समैन समझे कि थ्रो कहीं और आ रहा है, बट धोखा देने वाली बात है ये। अगर मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली अगर 193 पे आउट होता तो सर वो एम्पायर तो बैन होता, वो प्लेयर भी बैन होता। कोहली तो फिर कोहली है, वो जब नो बॉल बोलता है नो बॉल मिल जाती है, तो बैन तो बड़ी छोड़ ही दें। पर चले इंडिया ना सही, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी इस तरह 190s में जाके रन आउट होता है इस तरह, बिल्कुल, तो उसमें तो कानून बन जाता मेरे ख्याल में। चले मैच हो जाता कानून बन जाता कि कोई कीपर इस तरह नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। 47 का एवरेज और 88 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद 600 है, बहुत अच्छे हैं। 50s मैं नहीं कहूँगा कम है, जब 600 है मतलब कन्वर्जन रेट अच्छा चल रहा है, तो 4 50s भी इस मामले में बहुत ठीक है। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट 2020 में काफ़ी अच्छे रन किए हैं। रिसेंट डेज में अच्छे रन नहीं मिल रहे। आई होप कि इंडिया के अगेंस्ट या आगे हमारा श्रीलंका से मैच है उस पर अच्छे रन करें। उसके बाद इमामुल हक, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, हर दूसरी इनिंग में आपको रन्स करके देगा, हर तीसरी इनिंग में आपको रन्स करके देगा, मुश्किल सिचुएशन में रन्स करके देगा, हर तरह के पिच में रन्स करके देगा। ही इज़ बीइंग आउटस्टैंडिंग पिछले वर्ल्ड कप के बाद से। इवन पिछला वर्ल्ड कप भी अगर उठा के देख लें, या उससे पहले इंग्लैंड वाली सीरीज़ भी उठा के देख लें, तो उस इमाम के तो उस तब से रन्स रुक ही नहीं रहे, वो रन्स कंटिन्यूसली बनाया जा रहा है। तो 28 इनिंग्स में 1275 रन बनाए, 106 जो इनका हाईएस्ट है, 47 इनका भी एवरेज है। स्ट्राइक रेट 84 है, जो कि ओडीआई में इट्स नॉर्मल, इतना सबका ही होता है, क्योंकि ओडीआई में आप थोड़ा सा लेट खेलते हैं या थोड़ा स्लो खेलते हैं। 200 है, बट ये है कि 50s 13 है यार। इसके 80 प्लस कितने होंगे, मुझे सिर्फ ये दिलचस्पी है। 90s कितने हैं? 90s अभी रिसेंट अगर अफगानिस्तान वाली सीरीज और ये ले लें तो 78, 91 है, और 93 है। उससे पहले भी एक सीरीज में 90s था, तो मतलब रुक ही नहीं रहा लड़का। 90s का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। आई थिंक एक चीज़ अच्छी है कि आपने देखा होगा कि इमाम जब 90s पे आता है या 70s 80s पे आता है, तो तब वो टाइम आता है जब आपको पेस बढ़ानी होती है, तो इमाम पेस बढ़ाने के चक्कर में कई बार आउट होता है। जिस तरह उसने अभी रिसेंट इंटरव्यूज में भी कहा कि ये टीम पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रही, वो हमें दिखता भी है, चाहे रिजवान हो, बाबर हो, इफ्तिखार हो, जिस तरह से वो जब उनका एक टाइम पीरियड गुजर जाता है और उनको लगता है कि भाई अब हमारे प्लान में है अटैक करना, तो वो अटैक करते हैं अपने सारे रिकॉर्ड छोड़ के। इवन आप फखर को देख लें, भले वो स्ट्रगल कर रहा है, वो आता है, वो अपने कैरेक्टर में ही रह के खेलता है, वो अच्छी ड्राइव्स खेल रहा होगा, अच्छे शॉट्स मारने ही करेगा, क्योंकि उसको प्लान ही दिया गया कि भाई तूने अटैक करना है, 10 ओवर का सर्कल है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है हम पाकिस्तानियों की कि हम इस तरह उस प्लान को लेके चल रहे हैं। उसके बाद रिजवान, आई थिंक रिजवान के नंबर जो है 1000 से कम होगा सबके। हाँ, रिजवान के नंबर जो है वो आई गेस उतना जस्टिफाइड नहीं कर रहे जिस हिसाब से उसकी अभी रिसेंट फॉर्म लगी हुई है, और जिस तरह स्पेशली वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है,
तो वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन still स्ट्रगल किया है ना काफी अरसा रिजवान ने वनडे में। बिल्कुल बिल्कुल, struggle क्योंकि किया वो है। T20 में बहुत अच्छा खेल रहा T20 था में तो बहुत अच्छा खेल रहा था रिजवान, ओपनर आके। लेकिन आई थिंक जिस तरह हमारा टॉप ऑर्डर है, तो नंबर 5 और नंबर 6 के लिए बहुत कम ही इतना अच्छा खेलने को मिलता है। और रिजवान क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट आ रहे थे, नंबर 4 पे भी नहीं आ रहे थे, तो इतना चांस ही नहीं मिल रहा था, इतनी बॉल्स ही नहीं मिल रही थी, तो रन भी नहीं बन रहे थे उस तरह, क्योंकि वहाँ के आपको पावर हिटिंग करनी होती थी। 29 मैच में 900 रन है, 77 जो है वो हाईएस्ट है, 37 का एवरेज है, विच इज़ नॉट बैड। अगर हम देखें कि वो नंबर 5 नंबर 6 पे खेल रहे थे, तो उस हिसाब से तो इतना बुरा नहीं है। 86 का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ फाइन, और 8 50s है। और अगर आप रीसेंट टाइम्स देख लें तो 2 50s तो भी रीसेंट टाइम्स की हैं। बिल्कुल, तो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। बाबर के साथ भी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, इमाम के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा कि यहाँ पे सलमान आगा आ गया, मुझे भी नहीं पसंद, क्योंकि जिस तरह से उसने रीसेंट टाइम्स में, अच्छे टाइम्स में आके जब उसको प्रूव करना था अपने आप को, आगा द रिवर स्वीप सलमान। बिल्कुल आगा द रिवर स्वीप सलमान। बट खैर, हिज नंबर्स आर आउटस्टैंडिंग। पिछले सीरीज में अगर अफगानिस्तान वाली सीरीज देख लो, एशिया कप देख लें, उसमें शायद थोड़े से रन नहीं बने, बाकी उससे पहले बहुत अच्छे रन करते हुए आए। 15 मैच खेले, 413 रन है, 58 जो है वो इनका हाईएस्ट है, जो कि ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट आता है। 5वें पोजीशन पे खेल रहे हैं, 41 का जो एवरेज है और 98 का स्ट्राइक रेट है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि लेट आ रहे हैं तो उस तरह फिर खेल भी रहे हैं। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, और 3 50s है, विच इज़ फाइन। 15 इनिंग्स में तो बहुत ठीक है, क्योंकि आपके हाईएस्ट स्कोर अच्छा है, आपका एवरेज 41 का है, तो फिर इट्स फाइन, इट्स गुड। अगर हम अपने होस्ट टीम की बात करें, जो कि हमेशा से उनका एक ग्लोबली बात रही है कि हमेशा से अच्छे बैट्समैन होते हैं, तो ज़रा उनके बैट्समैन पे भी गौर करते हैं। सबसे पहले उर्दू में बोले तो तुर्रा इम्तियाज़ है इनका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नन अदर देन विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ओडीआई क्रिकेट करंटली। भले बाबर नंबर 1 है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन विव रिचर्ड्स। जस्ट मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, या करंट लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी खेल रहे हैं, इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक बाबर अपनी जगह, रसीब एंडरसन अपनी जगह, इमाम अपनी जगह, शुभमन गिल द प्रिंस अपनी जगह, बट विराट कोहली ने जिस तरह अपने आप को प्रूव किया है, तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो खैर उनकी अगर नंबर्स पे बात करें, 38 इनिंग्स में 1600 रन है, 1616 रन है। कुछ टाइम स्ट्रगल भी किया था, बिल्कुल नई मिडिल भी नहीं हो रही थी, एजेस लग रहे थे, उसके बाद भी टॉप रन स्कोरर हैं इंडिया के लिए, मटेरियल बनते जा रहे मटेरियल बन गए थे उनके अपने लोगों के हाथ ही, जिनको इतना जितवा के दिया था। फिर भी खैर 166 का हाईएस्ट है स्ट्रगल वाले टाइम के बाद भी, 44 का एवरेज है, जो कि विराट कोहली के हिसाब से बिल्कुल कम है, वरना इनका एवरेज यूजुअली ज़्यादा होता है। बट 98 का स्ट्राइक रेट है, तो तेज़ खेल रहे हैं। स्ट्रगल करने के बाद भी 5 हंड्रेड्स हैं और 11 50s हैं, तो अच्छा कन्वर्जन रेट है। 38 इनिंग्स के बाबर के ट्वीट के बाद इनकी भी दुनिया बदल गई। बिल्कुल, वो हैंडशेक के बाद बदली थी, अगर आपको याद हो। बाबर की उजड़ गई थी, इनकी बदल गई थी। उसके बाद द प्रिंस, द किंग के बाद द प्रिंस, द किंग के बाद द प्रिंस शुभमन गिल। 27 मैचेस खेले, 1498, ऑलमोस्ट 1500 रन है, और 200 है। किसी भी टीम के अगेंस्ट हो मैटर नहीं करता, बट 200 है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 68 का एवरेज है, बाबर की बात अगर किसी का ज़्यादा है तो दैट इज शुभमन गिल। बट कुछ रीसेंट टाइम में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब होम कंडीशंस में हर कोई किंग होता है। अगर आप बाबर को देख लें, होम पे खिलाएंगे मारेगा, कोहली होम पे मारेगा, कोई भी हो, होम कंडीशंस, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी खेला होता है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप कंडीशन से फ्रेंडली होते हैं। तो आई होप ये इंडिया में उनके भी रन अच्छे होंगे। 103 का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है अब तक। तो बड़ी दूसरों के लिए बड़ी अलार्म सिचुएशन है। 4 हंड्रेड्स हैं, जिसमें से एक डबल 100 है, और 7 50s हैं, तो बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है, अच्छे चल रहे हैं। अगर ये चला अगर वहाँ वर्ल्ड कप में इसी तरह का सिलसिला, तो भाई तो फिर तो किंग एंड प्रिंस की ही जोड़ी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर, जो कि काफ़ी अनफिट भी रहे थे, जनवरी के बाद से खेले अय्यर से ज़्यादा बढ़ के जो है ना, शिखर धवन पे बात करनी चाहिए। आई थिंक शिखर धवन बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ओडीआईज में आई गेस शिखर धवन से बेहतर ओपनर लेफ्ट हैंड पे तो इंडिया के और ऐसा नहीं है कि उनके मैचेस नहीं है, कोहली के बाद सबसे ज़्यादा मैचेस हैं, 35 मैचेस। बिल्कुल ऐसा ही है, बट आई थिंक इंडिया में थोड़े से सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चर्चा रही है, बहुत ज़्यादा बात रही है, क्योंकि शुभमन गिल भी हैं, उसके बाद आपके ईशान किशन भी है, तो उन्होंने 200 मार दिए हैं, इतना सब ने प्रूव कर दिया है। शेखर धवन के 100 भी नहीं मारी है शेखर धवन, लेकिन 12 50s हैं। आपका एवरेज जो है वो 41 का है,
तो मतलब इतना बुरा तो नहीं है। और आखिरी वाले पे बात करने की जरूरत नहीं है हमें, केएल राहुल पे। केएल राहुल उनको दो आतिश बॉलों शेट्टी मिल गई ना बहुत दो बॉलों का मेहमान है। वो 2 बॉलों के मेहमान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगर नंबर 5 पे उनके नंबर्स देखें तो बहुत अच्छा है। नहीं, नंबर नंबर 5 तो नंबर खैर 4 पे बहरहाल अच्छे हैं, नंबर्स तो उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ओपनर तो अब उनकी भी जगह नहीं है। जब शेखर धवन को जगह नहीं मिल रही तो कोई और भी नहीं ले सकता। तो अब दूसरी टीम पे बात करते हैं। उसके बाद द माइटी ये ऑस्ट्रेलियंस। तो इनके नंबर्स आपको ना इतने ऑर्डिनरी दिखेंगे कि यार ये टीम है, ये टीम खिलाएंगे। ये वर्ल्ड कप जीतेगी। और जब ये वर्ल्ड कप खेलते हैं आ, हमारे साथ, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ, तो भाई हमें लोहे के चने चबवाते हैं हर बार। बिल्कुल। और वैसे भी बहुत तगड़ी टीम है, 5 बार सभी को जीती हुई है चबवाते हैं, यार। सिर्फ पाकिस्तान 5 बार वर्ल्ड कप जीती हुई है ये नेशन, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स इनके पास हैं। और अब तो उन्होंने हर टूर्नामेंट जीत लिया, हर टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल। तीनों वर्ल्ड कप जिसमें टेस्ट चैंपियनशिप आने लगी है, जो फिर 2 बार ही हुई है, उनमें से 1 बार इनके नाम है। तो बहुत खतरनाक टीम है, ओनली टीम यस, जिसने सब जीता है। ओनली और टीम। दूसरी बात है, आपको तो शायद याद ना हो, हमारी जब प्राइम दौर था हमारा क्रिकेट देखने का, जिस टीम में नफरत थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। क्यों? ये हारते ही नहीं थे। एग्जैक्टली। इन्होंने 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल हराया, बहुत गुस्सा आया। 2003 में ये कोई मैच नहीं हारे, वर्ल्ड कप जीते। 2007 में ये कोई मैच नहीं हारे, वर्ल्ड कप जीते। बगैर हारे पूरा वर्ल्ड कप जीत जाते थे। तो हम तो सबसे ज़्यादा इसी को हारते हुए देखना चाहते थे। बिल्कुल, शायद इस बार हो जाए, क्योंकि एशियन कंडीशन में क्या पता स्ट्रगल कर जाए। बट इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। स्टीव स्मिथ, आई गेस उसके बारे में तो कोई बात करना ही नहीं बनता, जिस तरह का उसका रिकॉर्ड हर लॉन्गर फॉर्मेट में रहता है। 59 का एवरेज है, 1100 समथिंग रन है, 4 हंड्रेड्स हैं, 6 50s हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है जिस तरह के वो बैट्समैन है उस हिसाब से। तो ही इज़ बीइंग आउटस्टैंडिंग। डेविड वार्नर की रीसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, बट उनके नंबर्स फिर भी अच्छे हैं। और डेविड वार्नर एवरेज में नजर आ रहा है ना, देखें। हाँ, 40 का एवरेज है। और बाकी सब बिलो 30 हैं। बाकी सब बिलो 30 हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बिलो 30 नहीं है, तकरीबन 30 के करीब है, ऑलमोस्ट 30 के करीब है। और लबुशेन जो है वो तो इस बार सेलेक्ट ही हुआ है, तो जबकि 3rd रन स्कोरर है। और आई गेस यही मुझे ना लाइक ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की बात अच्छी लगती है कि अगर आपको लगता है कि भाई इन कंडीशंस में ये प्लेयर नहीं बनेगा, भले उसका कोई भी रिकॉर्ड हो, दे विल किक देम आउट। हमें ट्रेविस हेड का जिक्र यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेविस हेड बिल्कुल वो इसमें नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, बट जिस तरह की उनकी रीसेंट फॉर्म चल रही है, लॉन्गर फॉर्मेट पे, एशेज हो, टेस्ट मैच हो या ओडीआईज हो, जिस तरह से वो आके ओपनर आके भी मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह वो रन कर रहे हैं, सबको डरना चाहिए। ट्रम्प कार्ड होंगे मेरे ख्याल में, बिल्कुल वो ट्रम्प कार्ड होंगे वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, जिनके पास बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और बेन स्टोक्स की भी वापसी हो गई अब तो इनसे भी सबको डरना चाहिए। बेन द शाहिद अफरीदी स्टोक्स रिटायरमेंट वापस लेके बिल्कुल, वो भी व्हाट्सएप पे। अच्छा, इनका ये इंटरेस्टिंग है कि व्हाट्सएप पे रिटायरमेंट वापस लेते हैं यार, ये मैसेज आता है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जेसन रॉय थोड़ा कम दिखे रिसेंट डेज में इंग्लैंड की टीम में, बट सबसे ज़्यादा रन जिनके ही हैं। लेकिन आई गेस सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेले शायद, इस वजह से सबसे ज़्यादा रन हो, क्योंकि एवरेज तो बता रहा है कि इतने अच्छे रन नहीं बने, बिल्कुल, क्योंकि 31 का एवरेज है। जेसन रॉय के हिसाब से इट्स नथिंग, सिर्फ 300 हैं और 3 ही 50s हैं। 300 तो फिर भी ठीक है, लेकिन 50s बहुत कम है। तो ये तो इंग्लैंड को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। जॉस बटलर अच्छे एवरेज के साथ अच्छे रन किए हैं, 200 मारे हैं। स्ट्राइक रेट इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि 109 अगर आप ओडीआई पे बात करें। उसके बाद 4 50s हैं, 200 हैं, विच इज़ फेयर इनफ। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो, ये बंदा भी, इसको भी जहाँ खिला लो ये जन हो जाता है, पता नहीं क्या खा के आते हैं ये गोरे, कि हर नंबर पे खेलना आता है, भले किसी भी नंबर पे खेले हुए हों उससे पहले। 700 रन है 18 मैचेस में, सिर्फ 124 हाईएस्ट है, 42 का एवरेज है, 104। वैसे आपने देखा है कि इंग्लैंड वालों के स्ट्राइक रेट सब बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो 200 इनके भी हैं, सेंचुरी भी सभी की है। हाँ बिल्कुल, सभी की सेंचुरी हैं, 4 50s भी हैं। फिर डेविड मलान वापसी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी हैं। हैरी ब्रूक की जगह खा के, आई गेस हैरी ब्रूक तो ज़्यादा बेन स्टोक्स के चक्कर में बाहर हो गए, वरना वो बाहर हो नहीं पाते। बेन स्टोक्स तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, एशेज जितवाए इतने, तो उन पे तो कोई सवालिया निशान बनता ही नहीं है। बकौल मौलवी साहब के ओनू जजदा भी थे ओनू जजदा भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्होंने 17 मैच खेले हैं, 700 कुछ रन है, 134 हाईएस्ट है, 57 का एवरेज है, सबसे ज़्यादा एवरेज इनका ही है, और 93 का स्ट्राइक रेट भी है, विच इज़ गुड। ये एक वाहिद बंदा है जिसके 100 50 से ज़्यादा हैं, 400 हैं, 3 50s हैं, तो इनके नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। और एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलना भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा PSL खेले, IPLs भी खेले, तो ये बिल्कुल एक ट्रम्प कार्ड होंगे उनके लिए। उसके बाद फिल सॉल्ट, इनका स्ट्राइक रेट अब तक सबसे ज़्यादा दिखा है, 125,
तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। देखना होगा उनको चांस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बटलर जो हैं वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। 460 रन किए हैं, 122 हाईएस्ट है, 100 है, 250s हैं, फेयर इनफ, इतना ज़्यादा एवरेज नहीं है, बट जगह तो दिख नहीं रही है हमें खेलते हुए। तो नेक्स्ट टीम पे बात करते हैं। न्यूजीलैंड जो कि बिल्कुल बहुत अनलकी रहे, 2 लगातार वर्ल्ड कप फाइनल्स हारे। तो टॉम लेथम जो हैं वो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 1200 रन हैं सिर्फ 32 मैचेस में, 44 का एवरेज है, 300 हैं, 650s हैं, फेयर इनफ, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं इन्होंने। फिर डेरिल मिचेल जो कि अच्छे रन्स करते हैं T20 आईज में भी, और यहाँ भी बड़े अच्छे रन्स किए, वहाँ 829 रन है, 129 हाईएस्ट है, 43 का एवरेज है। यार बाबर और कोहली देखने के बाद तो हमें बहुत ही बुरे लग रही हैं बिल्कुल सारे ना। कुछ चीजें होती हैं ना मैचेस तो 1212 यार, हद हो गई। बिल्कुल बाबर और कोहली ने ना एक साइकी चेंज कर दी है कि यार ये रन्स तो कुछ भी नहीं है। ये तो रोहित शर्मा थोड़ा अनफिट रहे या फॉर्म में इतने नहीं रहे। हाँ, रोहित शर्मा टॉप 5 में नहीं थे, वरना रोहित शर्मा के नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते हैं ओडीआईज में। उसके बाद डीन कॉनवे, ये भी बहुत मारता है भाई, ये खिलाड़ी बहुत मारता है जब ये चलता है, और अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। 700 रन इन्होंने भी किए हैं, सिर्फ 17 मैचेस में किए हैं, 45 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा ही है, 300 हैं, 350s हैं, विच इज़ फेयर इनफ। मार्टिन गप्टिल तो मुझे नहीं लग रहा इस बार वर्ल्ड कप का पार्ट बन पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दूसरे लोग फॉर्म में, डीन कॉनवे वगैरह, तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है। हेनरी निकल्स शायद मिडिल ऑर्डर पे फिर दिख जाए हमें, बट उनके नंबर्स भी ऑर्डिनरी हैं। इनके और ऑस्ट्रेलियंस के नंबर आपको वर्ल्ड कप से पहले ऑर्डिनरी दिखेंगे, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट करते हैं फिर पता चलता है ये कौन, फिर पता चलता है ये कौन कैसी है, पैकेट में से क्या निकला है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आई गेस इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था मैं बात करने के लिए, दैट इज बॉलिंग लाइनअप, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए। तो सबसे पहले इस पर बात करें हारिस रऊफ। अच्छा, हारिस रऊफ का डेब्यू और नसीम शाह का डेब्यू, इनका तो डेब्यू ही वर्ल्ड कप के बाद हुआ है 2019 वाले, और उसके बाद भी पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर्स में इनका नाम है। हारिस रऊफ ने सिर्फ 27 मैच खेले और 53 विकेट्स सिर्फ 27 मैचेस में। थर्ड फास्टेस्ट पाकिस्तानी, 50 विकेट्स के लिए सकलैन मुश्ताक, एंड ही इज बीइंग आउटस्टैंडिंग के बाद। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा कि पिच पे इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं थी इनिशियल टाइम पे, बट जिस तरह एंगल्स बना के आउट किए थे, ही इज बीइंग आउटस्टैंडिंग। 5 जो है फाइफर मारा हुआ है, बेस्ट जो उनका है, और सिर्फ 23 का एवरेज है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बेचारा याद जो है ना वो उससे रखा जाएगा, विराट कोहली के छक्के से। कोई बात नहीं, इस बार रिवेंज पूरा हो जाएगा। इस बार हम वर्ल्ड कप में रिवेंज जरूर लेंगे। शर्मा बेचारा रोता रहता है कि यार मैंने इतने सारे कारनामे किए, वर्ल्ड कप में हैट्रिक की, इतना सब कुछ किया, लोग मुझे याद रखते हैं वो वाला बॉलर जिसने जरीमी अदा था छक्का खाया था। आप स्टुअर्ट ब्रॉड को देख लें, 600 टेस्ट विकेट्स, आई गेस सेकंड पेसर है जिसने 600 टेस्ट विकेट लिए। बिल्कुल, किसी ने और सिर्फ एंडरसन किए हैं पेस बॉलर्स में। बिल्कुल, उसके बाद भी 6 छक्कों से ही याद रखा जाता है। तो वो तो एक जब आपके साथ हो गया वो तो याद रखा जाएगा। उसके बाद नन अदर देन शाहीन अफरीदी, जिस तरह वो नया बॉल कर रहे हैं, पुराने बॉल से भी आके विकेट्स ले रहे हैं, 43 विकेट्स हैं सिर्फ 23 मैचेस में, तो ये भी बहुत ख़तरनाक ही साबित होंगे। 5 विकेट्स इन्होंने भी ली हुई हैं, इन दोनों से 4 कदम आगे। इन दोनों से 4 कदम सर, ये तो सबसे आगे हैं। 13 मैचेस, और बहुत अनलकी भी रहते हैं कि इनको विकेट्स नहीं मिलते। जिस तरह की ये बॉल करते हैं, अक्सर उनके एज के पास से बॉल जा रही होंगी, आउट नहीं मिलेंगे। कैचेस तो खैर ड्रॉप नहीं होते, पाकिस्तान अब इतने कैचेस ड्रॉप नहीं कर रहे, 81% कैच एफिशिएंसी है। तो सिर्फ 13 मैचेस में 32 विकेट्स, 15 का एवरेज है। एवरेज तो देखें ज़रा आप, शाही एवरेज है, शाही। मतलब मुझे नहीं लग रहा मैंने किसी का एवरेज इस तरह कभी देखा भी होगा अपने टाइम में। अच्छा, दूसरा एक बात बहुत कंसर्निंग है, दैट इज फास्ट बॉलर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पिनर्स की अगर आप एवरेज पर बात करें, ये पाकिस्तान की कमजोर कड़ी, ये आपको स्टैट्स में ही नजर आ रहा है, स्टैट्स में कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। शादाब के 21 मैचेस में सिर्फ 39 का एवरेज है, उसमें भी 4 विकेट्स जो है नेपाल के टेलएंडर्स के हैं जी। और एवरेज तो देखें 39 का, 30 ऑलमोस्ट 39 का एवरेज है, 39 है। और नवाज का भी इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल 28 है, तो ये ज़रा कंसर्न तो है। आई होप कि थोड़ा सा ये रिदम पकड़ेंगे अब आने वाले मैचेस में, क्योंकि इंडिया में इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है हमें। और इंडिया में मुझे उम्मीद भी है कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है ना, वो अभी आपको स्टैट्स में पता भी चल जाएगा कि वहाँ पे स्पिन के लिए मददगार विकेटें वो तो बिल्कुल होंगी। क्यों बहुत ज़्यादा होती हैं, क्यों वो आप ये स्टैट्स में देख लें, आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो शार्दुल ठाकुर, वैसे इतनी सरप्राइजिंग बात है कि जिस तरह के बॉलर्स इंडिया के पास हैं, शामी है, सिराज है, भुवनेश्वर कुमार है, उसके बाद भी शार्दुल ठाकुर की सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। तो आई डोंट नो, एक बार मैं देख रहा था कि एक लेजेंड को भी ऑलमोस्ट हारिस के बराबर विकेट है, मैचेस सिर्फ 7 ज़्यादा हैं, लेकिन 53 विकेट्स, जो कि
बहुत अच्छी हैं, इस मैचेस में तो बहुत अच्छी हैं। तो शार्दुल ठाकुर ऑब्वियसली उनकी फर्स्ट बॉलिंग का पार्ट रहने वाला है। जैसे हमने रिसेंट टाइम से देखा, कुलदीप यादव आउटस्टैंडिंग 48 विकेट्स, एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। यादव द बाबर किलर। हाँ, लेकिन नॉट द बाबर किलर, वो सबको ही तंग करता है। ये बाबर आजम को तो एक बार ही आउट किया यार, लेकिन वो बॉल आउटस्टैंडिंग थी। वो कोई भी राइटी बैट्समैन होता वो उस पर डिसीव हो जाता, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छी थी। उसके बाद सिराज बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, एवरेज देखें उनका एवरेज भी आउटस्टैंडिंग 19 का एवरेज है, 46 विकेट ली हुई है। उसके बाद मुझे बात करनी है इस चीज़ पे, यूसी चाहल क्यों नहीं है। लाइक एक ही तो आपके पास लेग स्पिनर था, कुलदीप जो है वो चाइनामैन है, सारे लेफ्ट आर्म बॉलर्स लेके जा रहे हैं आप स्पिनर्स, तो ये तो थोड़ा उनको मसला होगा। क्योंकि अगर आप रिसेंट सीरीज देखें, लेफ्टीज के अगेंस्ट वो लेफ्ट आर्म को बॉल ही नहीं कराते, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स को। तो ये देखना पड़ेगा इंडिया की कैप्टनसी में किस तरह होता है, क्योंकि ना रोहित शर्मा कराते हैं ना वो स्टैट्स बुरे नहीं है इनके स्टैट्स नहीं, यूसी चाहल के तो स्टैट्स अच्छे हैं। यूसी देखिए लेग स्पिनर पिटता ही है, क्योंकि उसका काम ही विकेट लेना होता है, तो ऑब्वियसली उसको रन्स पड़ते हैं। उसके बाद मोहम्मद शामी के हिसाब से मैं कहूँगा 30 का एवरेज बहुत आता है, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा आगे के बॉलर हैं। बट आई डोंट थिंक सो ये वर्ल्ड कप में अपना इस बार प्लेइंग 11 में पार्ट बना पाएंगे, क्योंकि एशिया कप में हमें देखा है कि शार्दुल ठाकुर को इनके अगेंस्ट ज़्यादा लगा गया है, क्योंकि नंबर 8 पे एक ज़रा इंडिया का कंसर्न रहता है कि उनको एक बैट्समैन भी मिल जाए। तो आई गेस इनकी जगह शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे। उसके बाद सबसे ख़तरनाक टीम मैं तो कहूँगा वर्ल्ड कप के लिए, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उनके फास्ट बॉलर्स जिस हिसाब से मैंने तो एक्सपेक्ट किया था फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट ली होंगी, बट एडम जम्पा किसका एवरेज है 67 विकेट है, 67 विकेट सिर्फ 32 मैचेस में। तो और इंडिया में खेलेंगे तो क्या होगा। बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, अनलकी रहते हैं, अक्सर विकेट्स नहीं मिलते, कभी कभी पड़ भी जाते हैं, बट बॉलर बहुत अच्छे हैं। एक लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। उसके बाद मिचेल स्टार्क, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग, 25 मैचेस में 47 विकेट्स, लगातार 2 वर्ल्ड कप की हाईएस्ट विकेट टेकन भी रहे हैं। तो इस बार भी मुझे लग रहा है हो जाएंगे, जिस तरह से अभी रिसेंटली हमने एशेस में और दूसरी सीरीज में देखा है जिस तरह ये बॉल कर रहे हैं नया बॉल। हेजलवुड, इनके नंबर्स एशिया में थोड़े अच्छे नहीं रहते, बट यहाँ तो नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 25 का एवरेज बड़े बैट्समैन की शिकारी है, बिल्कुल ऐसा ही है, तंग करते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे लेंथ पे बॉल करके। पैट कमिंस आई गेस उनका एवरेज भले ज़्यादा है, बट जिस तरह के वो बॉलर हैं वो हर किसी को तंग करते हैं, बाबर के अलावा। बाबर आई थिंक ये सिर्फ बाबर को एक बार भी आउट नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। मुझे भी याद नहीं है बिल्कुल। तो ये तो एक अच्छा है कि एक बहुत अच्छे बॉलर को। और शॉन एबर्ट है आखिर में। शॉन एबर्ट के बारे में मजेदार बात यह है कि 29 फरवरी को पैदा हुए थे। हाँ, उनका 8वां बर्थडे है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहला खिलाड़ी है जिसका 8वां बर्थडे भी हुआ और वर्ल्ड कप खेलेगा, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है, लेकिन भाई तुम्हारी सालगिरह पता नहीं कब आएगी। हाँ, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह भी तो नहीं बन रही ना, जब 3 आपके पास इतने अच्छे पेसर्स हों और उसके बाद मिचेल मार्श भी हों आपके पास, तो ये तो है भाई। और उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस आदिल रशीद, बड़े प्लेयर्स का क्लियर, कोहली का भी, बाबर का भी। बाबर को भी सबसे ज़्यादा पता आदिल रशीद ने आउट किया है 3 बार या नहीं, मुझे 3 या 4 बार ऐसे कुछ नंबर थे। कोहली को भी आउट किया, कोहली को भी सबसे ज़्यादा बार किया, रशीद नहीं किया। बिल्कुल, तो खतरनाक खिलाड़ी, और खासतौर पर इंडियन कंडीशंस में तो क्योंकि जिस तरह से उनका ब्रेक होता है, एक आधा गुगली आता है, तो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो हम सबको पता है कि कोप अप कर देंगे। डेविड विली एक इंटरेस्टिंग नेम है, जो कि वर्ल्ड कप में भी इस बार है इनके साथ। 32 विकेट्स हैं, 22 का एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद हम बात करें सैम करन, जो कि पिछले वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, बिल्कुल हीरो रहे थे, लेकिन उनका एवरेज ODI में बहुत ज़्यादा है। बट जिस तरह का उनका एंगल है, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, तो इंडिया में राइटीज़ को तो तंग करेंगे ये, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, जो कि वर्ल्ड कप में नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली, वो रिकवर ही नहीं हो पाए। क्रिस वोक्स ज़रूर होंगे, बट उनका भी एवरेज 28 है, लेकिन वो यही है कि क्रिस वोक्स को अक्सर यही देखा जाता है कि ज़रा नए बॉल्स आके 1-2 विकेट से अच्छा, हमें तो इनमें तो कोई बॉल अच्छा लगेगा ही नहीं पाकिस्तानियों को, हमें तो मार्कआउट चाहिए। बिल्कुल, हमें मार्कआउट चाहिए। हम ना वो तेज़ गति वाले बॉलर में बन गए कि हमें तेज़ बॉल चाहिए, फिर उसके साथ स्विंग भी चाहिए, तो वो मार्कआउट की तो देखने को मिलेगी इंडिया में। बिल्कुल मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि पेसर्स जो हैं वो हर टीम के पास ही अच्छे हैं। आप टॉप 5 अगर टीम देख लें, इवन बांग्लादेश के पास भी बहुत अच्छे पेसर्स हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत अच्छे पेसर्स हैं। तो ये 7-8 टीम्स हैं जो बहुत तगड़े पेसर्स लेके आ रही है एक स्पिनिंग ट्रैक्स पे। तो देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग स्पिन ट्रैक्स पे कर पाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड, इनके पास भी भाई हर बार ही अच्छे फास्ट बॉलर्स होते हैं, ये भी फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री है, और इनकी बहुत पुरानी रिवायत है, रिचर्ड हेडली के ज़माने से अच्छे फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मैट हेनरी
उन पे बात करना तो आई गेस मैं समझूंगा कुछ है ही नहीं। हर बड़े मैच में आपको बहुत ज़्यादा निखर के आते हैं, बहुत नए बॉल से अर्ली विकेट भी लेना चाहते हैं। 23 का एवरेज है, 20 मैचेस में 35 विकेट लिए हैं, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बहुत अच्छे विकेट्स हैं जिस पे आई गेस कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। टिम साउथी, अच्छा टिम साउथी और लूकी फर्गुसन में ये ज़रा हमेशा से चॉइसेस रहती हैं कि उनको पेस खिलाना है लेकिन या ये स्विंग आपको बॉल स्टेट्स देना में है। सब पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 51 का एवरेज, ओ भाई इतना घट गया एवरेज। 51 का एवरेज है और टिम साउथी का एवरेज तो 27 है, व्हिच इज वेरी गुड। बोल्ट का एवरेज भी बहुत अच्छा है, बोल्ट तो जस्ट कमाल है। 16। और बोल्ट तो कमाल है यार, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, इवन लेफ्टीज को भी आउट करना जानते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर है, हाँ तेज है, तेज है और स्विंग आगे भी है, आगे आप खुद समझ और जाए। स्विंग भी है। रोहित शर्मा तू गए हो। नहीं वैसे 2019 में तो पूरा टॉप ऑर्डर खा गए थे आमिर की तरफ, बिल्कुल, हाँ। तो ये तो बहुत ही बात है। मिचेल सेंटर विकेट्स कम मिलती हैं इनको बिल्कुल, लेकिन यह है कि वो हमेशा से पार्ट रहते हैं क्योंकि एक अच्छा ऑफ स्पिनर आपको चाहिए होता है। ये और सोढ़ी, आई एम अज्यूमिंग कि वो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। उसके बाद मुझे तो ये नंबर्स बहुत टेरेबल लग रहे हैं। 45 का एवरेज और 51 का एवरेज। आई गेस पाकिस्तानी बैट्समैन ने भी और पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अब हमारी आदतें खराब कर दी हैं। ये जो है ना, इसका एवरेज जो है ना खाना खराब किया पाकिस्तानियों ने। ये तो पिछले जो मैचेस हुए ना वनडे बहुत पाकिस्तान मारा के, है, बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के बहुत साथ मारा है, बहुत मारा है इसको। लोकी फखर ने मारा है, बाबर ने मारा है, इमाम ने 51 मारा का है, एवरेज में देखा अभी तक किसी का भी नहीं आया इतना बुरा किसी का भी एवरेज। नहीं आया, 45 भी नहीं आया किसी का, 45 भी नहीं आया। बहुत ज़्यादा एवरेजेस हैं ये। अनलकी रहे, लेकिन खैर हम देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में किस तरह बॉल करते हैं, क्योंकि देखिए स्टैट्स अपनी जगह होते हैं, बट अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरह सुपर ओवर याद होगा आपको 2019 वाले वर्ल्ड कप का, जिसमें से एक छक्का जिमी नीशम ने मारा था। पूरे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, बट उन्होंने पूरा गेम 5 बॉलों पे निकाल के दे दिया था। बस एक डबल चाहिए था जो मार्टिन गप्टिल से नहीं बन पाया। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप में क्या मार्टिन गप्टिल अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी उनका स्क्वाड अनाउंस होना है। तो नंबर्स तो सबके अच्छे थे, फास्ट बॉलर्स तो सबके ही तगड़े दिख रहे हैं न्यूजीलैंड के एक के अलावा, लेकिन टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी उनके भी अच्छे चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप आपके ख्याल में वर्ल्ड कप में इन बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा और बैट्समैन कौन सा सबसे ज्यादा रन बनाएगा? आई गेस बैट्समैन में शायद लोग मुझे हेट करें, बट मुझे ये दिख रहा है अगर टॉप 3 की मैं बात करूं तो मुझे विराट कोहली, मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत रन करेंगे क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। जो जितने मैचेस खेले रिसेंटली अच्छे रन किए हैं। एंड आई थिंक इमाम, इंटरेस्टिंग नेम है, बट जितना कंसिस्टेंट वो है और जिस तरह वो स्पिनर्स को खेल रहा है, जिस तरह हमने अफगानिस्तान में देखा था, 2 बड़ी इनिंग्स खेली थी, मुश्किल इनिंग्स खेली थी, मैं समझता हूँ इमाम बहुत ज़्यादा रन करने वाला है। और एक आई गेस बाबर का नाम भी सब सोच रहे होंगे, बट बाबर रन करेगा ऑब्वियसली, उम्मीद है, बट एक ही टीम के 2 प्लेयर्स में पिक करना नहीं चाह रहा। आई थिंक जो मुझे लग रहा है दैट इज़ एशियन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल, जिस तरह का उनका इंडिया में रिकॉर्ड है, बिल्कुल वो बहुत रन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, अनटिल अनलेस, क्योंकि उनका एक थोड़ा सा मसला है भी कि थोड़ी सी टेक्निकली अगर जहाँ भी बॉल थोड़ा घूमती है तो वो स्ट्रगल करते हैं। अगर इंडिया में कहीं भी बॉल स्विंग हुआ जो कि रेयरली होता है, ज़्यादातर स्पिनिंग ट्रैक होते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से कंट्री के बॉलिंग लाइनअप जो है वो विकेट्स गिराएगी सबसे ज़्यादा? मुझे जो सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप लग रही है ना, वो लग रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की। उसकी वजह ये कि पेसर्स का और जो है स्पिनर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके अंदर। मुझे तो लग रहा है ना आदिल रशीद से मुझे बहुत खतरा है, खासतौर पर जिस तरह वो बाबर को आउट करता है, वो मुझे उसके बाद तो बहुत ही खतरनाक बॉलर लगने लगा ये। बिल्कुल, तो वहाँ पर ये आदिल रशीद काफ़ी खतरनाक होगा। वैसे ये तो अंदाजे ही होते हैं, सीधी सी बात है, हम ऐसे ही अंदाजे ही होते हैं, हम कोई ना नजूमी है ना कुछ है, हम स्टैट्स पे और जो गेम है उस पे बात कर सकते हैं, और उस मुल्क के अंदर जो बंदा खेलता है उसकी बुनियाद पे बात कर सकते हैं। दूसरा एडम ज़ेम्पा से मैं बहुत हैरान हुआ उसको देख के, बहुत अच्छे नंबर है एडम ज़ेम्पा के, बहुत अच्छे उसके। और तीसरा मुझे नसीम शाह से बहुत उम्मीद है, नसीम कि वो एक सेंसेशन बनने वाला है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंडिया वाले खुद ये बात महसूस करेंगे कि वो IPL पर में बैन लगाकर पाकिस्तानियों पे क्या हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये मिस कर रहे हैं, वो चीज़ मिस कर रहे हैं जो पहले IPL में शोएब अख्तर ने कलकत्ता में दी थी, सुहेल तनवीर ने दी थी सबसे ज़्यादा विकेट लेकर टूर्नामेंट में। कामरान अकमल का अच्छा रहा था IPL वो। हाँ नहीं, मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलर्स में तो वो ये चीज़ मिस कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए शाहीन अफरीदी या नसीम या हारिस IPL के किसी मैच के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं, मज़ा आ जाए देखने का ना। तो मुझे तो इनसे बड़ी उम्मीद है तीनों से, पाकिस्तान में नसीम शाह से कि नसीम शाह बहुत आगे जाएंगे, शाहीन अपनी जगह पे, लेकिन एक नया बॉलर मैं ज़रा देना चाह रहा हूँ।
देखते हैं कि क्या होता है। देखने अभी जा रहा एशिया कप तो बस हमने ऐसे ही ज़ाया करना है, ज़ाहिर करना है बिल्कुल, है ना? या तो बारिश- T20 होगा या ज़ाया छतरी होगा। छतरी लेकर बैठेंगे मैच देखने के लिए, और उसके बाद फिर जो वर्ल्ड कप होगा फिर उसमें देखते हैं हमारी कौन कौन सी बातें पूरी होती हैं और बिल्कुल कौन सी बिल्कुल नहीं। देखेंगे ज़रूर। ठीक है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं।